חוצפן! חוצפן גזען! 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 אתה יודע מה קורה עם החטופים? באנו חושך לגרש दोस्तों, इसराइल का सबसे विवादास्पद चेहरा है तमार बेन-ग्वीर अपने दोस्त, अपने साथी देश अमेरिका में अपने ही लोग यानी कि यहूदियों से ऐसा जलील हुआ है कि अब मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिल रही है। अमेरिका में बेन-ग्वीर का स्वागत फूलों से नहीं नारों से हुआ, और नारे ऐसे जिसे सुनकर नेतन्याहू के कान से खून निकलने चाहिए, क्योंकि अपने मंत्री को जब अपने लोग शिट और कुत्ता कहें तो सोचिए उस देश की क्या इज्जत बचेगी। इसराइल के मंत्री की अमेरिका में भयंकर बेइज्जती हुई है, जिसकी लाइव तस्वीरें आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। इसराइल में हजारों लोग अब सड़कों पर भी उतर आए हैं और एक ही मांग है कि नेतन्याहू इस्तीफा दे। इसके अलावा आज हम आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीरें है रॉटरडैम में 1983 के बाद सबसे बड़े प्रदर्शन की, और दूसरी तस्वीर है माराकेच में मासूम बच्चों की, वो आवाज जो गजा के बच्चों के लिए उठी है। और दोस्तों, रूह कांप जाएगी इन आवाज को सुनने के बाद आपकी। तो आज का पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। ईरान ने अमेरिका को कड़ा संदेश भी दिया है। क्या है वो संदेश, और ट्रंप किस तरह से ईरान के आगे झुकते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी आपको बताने वाली हूँ। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, और लाइक दोस्तों सबसे पहले वीडियो को कर दीजिए, यही आपसे गुजारिश है। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। आज सबसे पहले बिना देर किए आपको अमेरिका से आया इसराइल के मंत्री की बेइज्जती का वो वीडियो दिखाना चाहती हूँ, जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया। देखिए पहले आप ये वीडियो ध्यान से गौर से देखिएगा। חוצפן! חוצפן גזען! 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 אתה יודע מה קורה עם החטופים? לא אכפת לך מהחטופים! לא אכפת לך מהחטופים! לא אכפת לך מהילדים המתים בעזה! לא אכפת לך מהחטופים! ולא אכפת לך מהילדים המתים בעזה! לא אכפת לך מהחטופים! האימהות שלהם לא יכולות לישון בלילה! ये नजारा है अमेरिका के मियामी शहर का, जहां इसराइल के फायर ब्रांड और विवादों में रहने वाले मंत्री तमार बेन-ग्वीर पहुंचे थे। लेकिन वहां पे मौजूद कुछ प्रदर्शनकारियों ने उन्हें घेर लिया और स्वागत उनका फूलों से नहीं बल्कि नारों से किया। और नारा ये था कि यू आर अ किडनैपर, यू आर अ रेसिस्ट, यानी कि तुम अपहरण करता हो और तुम नस्ल भेदी हो। लोगों ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि बेन-ग्वीर फिलिस्तीनियों पर जुल्म करते हैं, नस्ल भेद सोच रखते हैं। आपने जो वीडियो देखा उसमें वहां मौजूद यहूदी प्रदर्शनकारियों ने इसराइली मंत्री पर जमकर हमला किया दोस्तों, जमकर उनका विरोध किया और चिल्ला चिल्ला कर ये कहने लगे कि क्या तुम्हें पता है कि अगवा किए गए लोगों के साथ क्या होता है, लेकिन तुम जैसे नस्ल भेदी लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें अगवा किए गए लोगों की चिंता नहीं है, तुम्हें गजा में उन मासूम बच्चों की कोई फिक्र नहीं है जो रोज मारे जा रहे हैं। उनकी माएं रात भर रोती हैं, सो नहीं पाती, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सिर्फ नफरत फैलाते हो, तुम एक बड़े मूर्ख हो, नीच इंसान हो, तुम कुत्ते हो, नस्ल भेदी हो, और इंसानियत से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये नजारा दिखाता है दोस्तों, ये अल्फाज दिखाते हैं कि अब खुद यहूदी लोग भी इसराइली सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। असल में तमार बेन-ग्वीर वही शख्स है दोस्तों जो फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा को खुलकर सपोर्ट करता है। गजा पर बमबारी हो या वेस्ट बैंक में छापे, इन सब में इसका सीधा रोल रहता है। सीधे ये बयानबाजी करता है और सीधे नरसंहार की बातें करता है। इतना ही नहीं, वो कई बार अपने बयानों में ये कह चुका है कि यहूदी नागरिकों को फिलिस्तीनियों से ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए, यानी कि साफ तौर पर नस्ल भेद सोच है, नस्ल भेदी सोच है। अब जब वो अमेरिका पहुंचा तो वहां के लोग, खासतौर पर यहूदी समाज के प्रोग्रेसिव ग्रुप्स जो थे, उनके विरोध में यानी कि तमार बेन-ग्वीर के विरोध में उतर आए और कहा कि तुम अपने देश में जो कर रहे हो वो इंसानियत के खिलाफ है। सोचिए दोस्तों, जब अपने ही देश वाले, अपने ही लोग, अपने ही धर्म के लोग तुम्हें रेसिस्ट और किडनैपर कहने लगे तो समझ जाइए कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। क्या वक्त नहीं है, क्या वक्त आ गया है दोस्तों कि दुनिया सिर्फ हमदर्दी की बातें ना करे बल्कि जुल्म के खिलाफ मिलकर खुलकर बोले, आवाज उठाए।
आपको क्या लगता है? कमेंट में इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। दूसरी तरफ इस्राइल की राजधानी तेल अवीव में इस्राइली नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। मांग थी कि नेतन्याहू इस्तीफा दें और सभी बंदी फिलिस्तीनियों के बदले हमारे बंदियों की रिहाई हो। तस्वीरें देखिए आपकी प्रदर्शन की किस तरह की सामने आई है। באנו חושך לגרש ये वही लोग हैं जो कभी नेतन्याहू के समर्थक थे दोस्तों, और आज उनकी नीतियों के खिलाफ खड़े हैं डटकर। इस भयानक विरोध, इस बड़े विरोध के बीच भी नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए गजा के लोगों को मार रहा है। गजा में फिर हमला हुआ है दोस्तों, इस बार निशाना बना है टेंट। खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर। इसमें यह बताया गया है कि इस्राएली सेना ने एक बार फिर गजा के खान यूनिस इलाके में हमला किया है। इस बार इस्तेमाल हुआ है एल्बर्ट सिस्टम का स्काई स्ट्राइकर सुसाइड ड्रोन। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे ड्रोन की। इस हमले में एक टेंट को निशाना बनाया गया जहां बेघर फिलिस्तीनी शरण लिए हुए थे। कई लोगों की मौत की खबर है और कई लोग घायल भी हुए हैं। दोस्तों, इस्राइल सिर्फ गजा में बमबारी नहीं कर रहा है, बम नहीं बरसा रहा है, अब वो अपनी जेलों में जो फिलिस्तीनी कैदी हैं उनको भी धीरे धीरे मार रहा है। 65 फिलिस्तीनी अब तक मारे जा चुके हैं, उनमें एक बच्चा भी शामिल है और ये आंकड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पीपीएस ने खुलासा किया है, प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पीपीएस ने खुलासा किया है कि गजा में युद्ध शुरू होने के बाद से 65 फिलिस्तीनी कैदियों की मौत हो चुकी है। इनमें से कम 40 कैदी गजा से अगवा किए गए थे। सबसे दर्दनाक बात यह है कि 63 यानी कि 63 शवों को, जो बॉडीज हैं, उनको अभी तक इस्राइल ने उनके परिवार को नहीं दिया है, नहीं लौटाया है। अब वो तस्वीरें देखिए जो दुनिया के ज़मीर को झकझोर रही है, झकझोरने वाली है। पहली तस्वीर है रॉटरडैम के इतिहास रचते हुए प्रदर्शन की। देखिए पहले आप तस्वीरें। अप्रैल 2025 को नीदरलैंड के रॉटरडैम शहर में हजारों लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में एक विशाल प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन 1983 यानी कि 1983 के बाद का सबसे बड़ा प्रदर्शन जो है वो बताया जा रहा है। लोगों ने गजा में हो रहे इस्राएली हमलों के खिलाफ आवाज उठाई और फिलिस्तीनी जनता के साथ एकजुटता दिखाई है। दूसरी तस्वीर माराकेच के बच्चों की आवाज है, पहले आप सुनिए इनकी आवाज। मासूम चेहरे लेकिन दिलों में गजा के लिए दर्द और आवाज में हिम्मत। मोरक्को के माराकेच शहर में छोटे छोटे बच्चों ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोग्राम किया। उन्होंने नारे लगाए कि फिलिस्तीन जिंदाबाद, हम गजा के साथ हैं। बच्चों की आवाज दुनिया को ये बताने के लिए काफी थी कि इंसानियत को किसी उम्र की जरूरत नहीं होती और इन बच्चों से ही अरब मुल्कों को, अरब देशों को कुछ सीखने की जरूरत है। अब यमन पर आते हैं, जिसे अमेरिका ने कमजोर समझा, उस यमन ने ऐसा जवाब दिया है कि अमेरिका की सुपर पावर वाली छवि हिल गई है, डगमगा गई है। सिर्फ गजा के लिए आवाज उठाना नहीं, अब यमन ने अमेरिका और इसराइल को खुली चुनौती भी देना शुरू कर दिया है। लगातार मैं आपको बता रही हूँ, और डोनाल्ड ट्रंप को सीधे सीधे ये कहा है कि तुम जिम्मेदार हो इंसानों की मौत के लिए। प्रेस टीवी की खबर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर, इसमें बताया गया है कि यमन के सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के अध्यक्ष मेहंदी अल मशाद ने साफ साफ ये कहा है कि
अमेरिका की ये जंग पहले दिन से ही नाकाम थी। उन्होंने दावा किया कि यमन को हमले से पहले ही इसकी जानकारी थी, जिससे वो पहले से तैयारी कर सके और अमेरिकी हमलों को विफल बना सके। यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन जैसे अमेरिकी युद्धपोत को यमन ने इतना नुकसान पहुंचाया कि वो ऑफ सर्विस चला गया। अमेरिका को अपने हथियार और जहाज बदलने पड़े क्योंकि यमन के सामने कुछ काम नहीं आया। मेहदी अल मशात ने यह भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार है आम नागरिकों की मौत के लिए, और वो राष्ट्रपति रहे या ना रहे उन्हें जवाब देना ही होगा। यमन में अमेरिका के हमलों में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दोस्तों, अमेरिका ये दावा करता है कि वो अंसारुल्लाह को रोकने के लिए हमला कर रहा है, लेकिन यमन का ये कहना है कि हम गजा के साथ हैं और जब तक इसराइल का कत्लेआम बंद नहीं होता हमारी लड़ाई जारी रहेगी। यमन ने रणनीतिक कदम उठाते हुए रेड सी और आसपास के समुद्री रास्तों पर नाकाबंदी कर दी है। दोस्तों, यमन की सेना और अमेरिका ब्रिटेन और इसराइल के हितों को टारगेट कर रही है ताकि दुनिया की आंखें खोली जा सके, दुनिया की आंखें खुल जाए, लेकिन अफसोस कि खुलने का नाम नहीं ले रही है। वहीं यमनी सेना के प्रवक्ता ने भी बयान दिया है कि उन्होंने इसराइल और अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, नए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ये हमले फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाने के लिए किए गए हैं। अब ईरान और अमेरिका की बात करते हैं। ट्रंप ने ईरान के साथ अच्छी मीटिंग होने की बात कही है। दोस्तों, दरअसल व्हाइट हाउस में ईस्टर एग रोल का आयोजन चल रहा था। ये एक पारंपरिक और बच्चों के लिए खुशियों भरा मौका होता है, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप वहां पहुंचे तो पत्रकारों ने उनसे सीधा सवाल किया कि क्या ईरान पर कोई बातचीत हुई है। तो ट्रंप ने यह जवाब दिया कि हमारी ईरान पर बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, यूक्रेन और रूस पर भी अच्छी बातचीत हुई है। हम देखेंगे कि आगे क्या होता है, हमें थोड़ा समय चाहिए, लेकिन मीटिंग्स बहुत अच्छी रही और टैरिफ भी ठीक चल रहा है। अब सवाल उठता है कि अगर सब कुछ बहुत अच्छा है तो दुनिया में हालात इतने बुरे क्यों हैं। दोस्तों, गजा में युद्ध, यमन की जवाबी कार्रवाई, रूस यूक्रेन की लड़ाई, इन सब के बीच यमन के गुड मीटिंग का मतलब क्या है? क्या ये कोई नया सौदा है? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए। इस बीच सवाल ये भी उठ रहे थे कि क्या ईरान अब अमेरिका से दोस्ती करना चाहता है? क्या अमेरिकी कंपनियां अब तेहरान में कारोबार करेंगी? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ईरान ने साफ कर दिया है कि अभी अमेरिका के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं। ईरान एक्सपो 2025 को लेकर अफवाहें ये उड़ रही थी कि अमेरिकी निवेशक इस ट्रेड फेयर में हिस्सा लेने आ सकते हैं, लेकिन ईरान सरकार ने इन सभी रिपोर्टों को झूठा और बेबुनियाद बता दिया है। दरअसल ईरान में 28 अप्रैल से 2 मई तक 7th एक्सपोर्ट पोटेंशियल एग्जीबिशन होने वाली है। इसे ईरान एक्सपो 2025 भी कहा जा रहा है, जिसमें 110 देशों की 4000 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा लेने वाली हैं। साथ ही इसमें अफ्रीकी देशों के 40 मंत्री और डिप्टी मंत्री भी आएंगे, जो ईरान के साथ आर्थिक साझेदारी पर बातचीत करेंगे। ईरान की सरकारी प्रवक्ता फातिमे मोहाजरानी का ये कहना है, उन्होंने साफ कहा है कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, सिर्फ इसराइल को छोड़कर। लेकिन अमेरिका के लिए मामला अलग है, क्योंकि अभी तक ईरान और अमेरिका के बीच कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, और जब रिश्ता ही नहीं तो निवेश कैसा। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी कंपनियों के लिए अभी ईरान में जरूरी ढांचा और भरोसे का माहौल नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि ईरान यूएस के बीच ओमान और इटली में जो परोपक्ष न्यूक्लियर बातचीत हो रही है, उसके चलते अमेरिकी निवेशकों को ईरान एक्सपो में जगह दी जा सकती है। लेकिन ईरान ने ये साफ कह दिया है कि हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अमेरिकी बिजनेस को गले लगाएंगे। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ईरान की तरफ से ये बातें साफ कर दी गई हैं। दोस्तों, एक और खबर ईरान से निकलकर सामने आई है। ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका बराबरी के स्तर पर बात नहीं करेगा तो हम अपनी अलग राह पर चल पड़ेंगे। मतलब साफ है कि अब ईरान झुकेगा नहीं और दबाव में आकर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान और अमेरिका के बीच हाल ही में 2 राउंड की अप्रत्यक्ष न्यूक्लियर बातचीत हुई है, एक ओमान के मस्कट में और दूसरी इटली के रोम में। बातचीत में शामिल थे
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और अमेरिका के वेस्ट एशिया मामलों के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ अब 23 अप्रैल को ओमान में तकनीकी स्तर पर बातचीत शुरू हो रही है और तीसरे राउंड 26 अप्रैल को होने वाला है बातचीत का। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने गवर्नर्स मीटिंग में कहा कि हम तैयार हैं समझौते के लिए, लेकिन सिर्फ उस हालत में जब हमारी राष्ट्रीय हितों की रक्षा हो, और अगर अमेरिका बराबरी का रवैया नहीं अपनाता है तो ईरान कहता है ये कि हम अपनी अलग राह चुन लेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि ईरान किसी देश से लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन दबाव और धमकी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान का ये मानना है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए उसे अब खुद पर भरोसा करना होगा, क्योंकि दुश्मनों ने इनके जो है वैज्ञानिकों, स्कॉलर्स और नेताओं को निशाना बनाकर नुकसान पहुंचाया है। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा फोकस है पड़ोसी और मुस्लिम देशों के साथ बेहतर रिश्ते बनाना और दुनिया से सम्मान के साथ बातचीत करना। आज के लिए दोस्तों फिलहाल इतना ही। आज के वीडियो पर आपकी क्या राय है, मुद्दों पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक जरूर से करिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज।